guys, welcome to our YouTube channel Study with Giri Sisters। सो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, हीट यानी उष्मा। उष्मा किसको कहते हैं? जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्क, पावर एंड एनर्जी में कार्य और उससे रिलेटेड ऊर्जा और पावर के बारे में यानी शक्ति के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 उष्मा पढ़ेंगे कि उष्मा क्या होती है और उष्मा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उष्मा किसको कहते हैं यानी हीट। व्हाट इज हीट? हीट किसको कहा जाता है? जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि कोई कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको छूने से हमें गर्म फील होता है या कुछ वस्तुएं हमें ठंडी फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उष्मा की वजह से होता है। तो उष्मा को साइंस की भाषा में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? उष्मा को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच produces in us the sensation of क्या? हॉटनेस और कोल्डनेस। जिसको छूने से हीट एक ऐसी एनर्जी है जिसको छूने से हमें क्या महसूस होता है? या तो गर्म महसूस होता है या तो ठंडा महसूस होता है। गर्म तभी महसूस होता है जब वहाँ से कोई मॉलिक्यूल यानी कोई, मान लीजिए कि ये जैसे वस्तु है, ये गर्म है, ये गर्म है, मान लीजिए ये कैंडल जल रहा है तो ये जैसे गर्म है तो हम इसको छूते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल, इसकी जो गर्माहट है, इसकी जो ऊष्मा है हमारे बॉडी में जिस तरह से प्रवाहित होता है, जिस तरह से जाता है तो हमें क्या फील होता है? हमें गर्म फील होता है। उस तरह से हम आइस क्यूब्स को छुएंगे तो हमें ठंडा फील होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? उष्मा के कारण हो रही है। तो उष्मा को हम लोग कह सकते हैं क्या कि उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको ग्रहण कर वस्तुएं गर्म हो जाती हैं और जिसको त्याग कर ठंडा हो जाती हैं। यानी उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ही एक रूप है जिसको ग्रहण करके वस्तुएं क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं और जिसको त्याग करके वस्तुएं ठंडा हो जाती हैं। यही एक जिसको हम लोग सभी जानते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज या साइंटिफिक डिफिनेशन इसको ऐसे ही कहा जा सकता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस, जो हमारे बीच ही प्रोड्यूस होता है, और अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के तौर पे होता है। जैसे इफ वी टच अ पीस ऑफ आइस, हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टुवर्ड्स आइस। हमारा क्या होगा? हीट फ्लोज फ्रॉम, हम किधर से हीट फ्लोज हो रहा है? हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से जो हीट फ्लोज हो रहा है टुवर्ड्स आइस की तरफ फ्लोज हो रहा है। एंड वी फील कोल्ड, तो हमें कैसा फील होता है? हमें ठंडा फील होता है। और सिमिलरली व्हेन वी स्टैंड नियर ए फायर, यदि हम फायर के स्टैंड के पास खड़े होते हैं तो हमें गर्म फील होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट फ्रॉम द फायर फ्लोज टुवर्ड्स आवर बॉडी, हमारे बॉडी की तरफ ही फ्लोज कर रहा है वो हीट। तो हमें क्या फील हुआ? हमें फील हुआ हॉट। तो ये किसके कारण हुआ? ये हीट के कारण हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हीट को कि हीट कैसे? हीट एज द एनर्जी इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के भीतर जाके टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, तो जैसे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है ना बिटवीन देम, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में जो ट्रांजिस्ट होता है यानी आदान प्रदान होता है, उसके कारण हमें एक टेम्परेचर का क्या कह सकते हैं? गिरना कह सकते हैं या फिर बढ़ना कह सकते हैं। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जो हीट जो फ्लो होता है उसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हीट एज द एनर्जी। हीट एक ऐसी उष्मा है, एक ऐसी ऊर्जा है, हीट एक ऐसी ऊर्जा है इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जा रहा है, टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। Once heat is transferred to a body, it becomes a part of its internal energy। इंटरनल एनर्जी के कारण ही उष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो हीट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हीट को कैलोरीमेट्री के सिद्धांत या उष्मा मिति या फिर कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से कह सकते हैं। तो व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री किसको कहते हैं? तो हीट की जो यूनिट होती है, एसआई सीजीएस यूनिट होती है हीट की, वो कैलोरी होती है। तो ये हम सभी जानते हैं। और एसआई यूनिट एज यूजुअल एनर्जी की तरह इसका भी जूल ही होता है। तो हीट का जो एसआई यूनिट है वो जूल है और सीजीएस यूनिट क्या है हमारा? सीजीएस यूनिट है आपका कैलोरी। ठीक है, तो ये दोनों जो जूल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस
प्रीवियस चैप्टर में जूल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वे कैलोरीमेट्री क्या होता है कि कैलोरीमेट्री द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। इसको जस्ट 2 या 3 वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ हीट को ही कैलोरीमेट्री के नाम से जाना जाता है। क्या कह सकते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच दैट डील्स विथ, किसके साथ डील्स कर रहा है? डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट यानी हीट को मापने की जो रीति होती है, जो विधि होती है, उसी को ही कैलोरीमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और द लॉ ऑफ मिक्सचर्स किसको कह सकते हैं? देखिए, व्हेनेवर टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ वन अनदर, कोई भी बॉडी हुआ जो डिफरेंट टेम्परेचर से हुआ, डिफरेंट टेम्परेचर से जो दो बॉडीज जो होते हैं, दो वस्तुएं हैं, यदि एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे तो हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। तो जैसे कि हम क्या, मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसका ऊष्मा है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये बहुत गर्म है, ठीक है, तो हीट फ्लोज किधर से करेगा? मैंने इसको हाथ में लिया, यहाँ पे टिप के पास गर्म है, तो ये हिस्सा ठंडा है, मैंने यहाँ छुआ, धीरे धीरे ये बॉडी क्या हुआ, यहाँ से हीट फ्लोज करते करते यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने पे, यदि हम अपने हाथ को ही कांटेक्ट पे लाएंगे तो क्या होगा कि हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर टिल द होल बॉडी इज एक्वायर द सेम टेम्परेचर, जब तक कि दोनों वस्तुएं जो होती हैं, यानी जहां से वो हीट फ्लो कर रहा है वो क्या कर देगा, यदि पूरी तरह से दोनों की टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यही है वो प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। ठीक है, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, या मैं लिख देती हूँ आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रिंसिपल कहता है हमें क्या, कि द प्रिंसिपल हमें यही कहता है क्या, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत हमें यही कहता है, जैसे हमारे बुक में लिखा हुआ है, कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट द हीट gained by the cold body must be इक्वल होना चाहिए हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। ठीक है, यही है हमारा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, जो कि कहता है हमें कि हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स। जो सराउंडिंग्स में हीट को प्रोवाइड ना करते हुए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी जो हीट गेन कर रहा है कोल्ड बॉडी के द्वारा, वो हॉट बॉडी जो ले रहा है, वो दोनों ही हीट बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, this principle is consequence of the law of conservation of energy and useful for solving problems relating to the calorimetry। ये प्रिंसिपल जो होता है, ये हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये प्रिंसिपल से हम लोग बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उस हीट से रिलेटेड, हम इसको इसी से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। कैलोरीमीटर जो जिस चीज़ से मापा जाता है हीट को, उसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसे हीट को मापा जाता है। जिस कैलोरीमीटर में जिस चीज़ का इस्तेमाल है, जिस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है, वो है आपका कॉपर यानी कि तांबा। तांबा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तांबा बहुत जल्दी हीट को गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण ही तांबा का इस्तेमाल कैलोरीमीटर में यानी कि ऊष्मा को मापन में इस्तेमाल किया जाता है।
आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बर्तनों के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है कॉपर का। वो वजह यही है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण ही बर्तनों के बाहर की तरफ जो लेप होती है, या कुछ का या फिर कुछ सेंटीमीटर का, वो जो लेप जो होता है वो कॉपर का दिया जाता है, क्योंकि इससे अच्छा जल्दी से खाना बने। इससे जब बहुत सारे जो बर्तन होते हैं, बहुत सारे जो अटेंसिल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, क्योंकि उष्मा का वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तांबा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या कि, तो हम लोग जानेंगे हम लोग चेंज ऑफ स्टेट और एंड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के बारे में हम लोग ये प्रीवियस आपके क्लासेस में भी हमने डिस्कशन किया है कि 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है लेटेंट हीट के बारे में, कि गुप्त उष्मा या हिडन हीट किसको कहा जाता है। इसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर भी आपको यहाँ पर जितने भी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गुप्त उष्मा किसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है कि मैटर एग्जिस्ट करता है 3 पार्ट्स में। हम सभी जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में एग्जिस्ट करता है मैटर। तो एनी स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग इट। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे जो जितने भी मैटर हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उनके स्टेट को यानी उसकी अवस्था को परिवर्तन करते हैं। कैसे कैसे करेंगे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हम लोग उसको परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को ही पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कहा जाता है, यानी चेंज ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, the transition of a substance from one state to another state is called change of state। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि द कॉमन चेंजेस ऑफ स्टेट आर, जैसे कि कॉमन चेंजेस जो है होता है वो क्या होता है कि मेल्टिंग ऑफ ए सब्सटेंस, मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड। तो सॉलिड का जब हम लोग मेल्ट करेंगे, स्टार्टिंग जैसे हम मान लिए कि सॉलिड को मेल्ट करते हैं, सॉलिड को यदि हम मेल्ट करेंगे, ठीक है, हीट देते हैं, हीट दिया हमने, मेल्ट किया। ठीक है, तो ये मेल्ट हुआ तो ये क्या हुआ? ये लिक्विड फॉर्म में आया। मेल्ट मीन्स क्या हुआ? लिक्विड फॉर्म में आया। ठीक है, अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जब इसको हम लोग ठंडा करेंगे तो फिर से ये सॉलिड अवस्था में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा, आपने और भी तो जाना होगा ना, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है क्या सब्लिमेशन के बारे में, कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको हीट करने से डायरेक्ट वो गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वो लिक्विड में फॉर्म में नहीं आते हैं। तो उसके बारे में भी, जैसे उदरोपातन विधि होती है, जैसे नेफ्थलीन हुआ, आपका कपूर हुआ, ये सब क्या है, वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं आते हैं। उनका स्टेट क्या बदल जाता है? सीधे सॉलिड से गैसेस में फॉर्म बदल जाता है। तो वहां पर इसके बारे में नहीं जिक्र करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इनकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले यदि सॉलिड हम लोग हीट करेंगे तो मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर फॉर्म हुआ लिक्विड में। अब वेपर, दूसरा रीजन है क्या? दूसरा हमारे पास है वेपर, वेपोराइजेशन के बारे में। वेपोराइजेशन में जैसे कि हम जानेंगे वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई, इसको हम लोग लिक्विड को हम ज़्यादा हीट देंगे तो वेपर में बदल जाएगा। अब देखिए लिक्विड को हमने हीट दिया, लिक्विड को हीट दे रहे हैं तो किस में बदला? वेपर में बदला। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। इसकी अवस्था में यहाँ भी परिवर्तन हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड अवस्था है इसकी, कि अब कॉन्डेंसेशन ऑफ वेपर। यदि वेपर को हम लोग ठंडा करते हैं, कॉन्डेंसेशन, तो क्या हुआ? वो जमने लगा। ठीक है, कॉन्डेंसेशन ऑफ वेपर, तो ये क्या हुआ? अब ये हम यहाँ पर कॉन्डेंस कर रहे हैं इसको, तो कॉन्डेंस में क्या करेंगे? कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो फिर ये किस फॉर्म में आया? लिक्विड फॉर्म में आया। फिर लिक्विड फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे? कूल करेंगे, तो फिर आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। कहने का मतलब है कि अवस्था परिवर्तन में ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और फिर गैस से, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर आपका सॉलिड। सॉलिड में इस तरह से हम लोग आते हैं, यानी कि जो भी क्रियाएं हैं वो वाइस वर्सा होती है, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो हम लोग अब जानेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये ग्राफ काम कर रहा है।
तो एग्जाम्पल सबसे पहले लिया जाता है किसका, वाटर का लिया जाता है, ताकि वाटर सबसे इजी होता है एग्जाम्पल लेने के लिए और हम आसानी से इसको देख भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। तो जैसे कि देखिए अवस्था परिवर्तन में हमने क्या किया कि एक बीकर लेते हैं, टेक सम आइस क्यूब्स इन अ बीकर, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करना शुरू करेंगे, उसके भीतर एक थर्मामीटर इंसर्ट कर देंगे और उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट सोर्स से हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसको हीट करने के बाद क्या होगा, हम लोग देखते रहेंगे हर एक मिनट पर, हर एक सेकेंड पे टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि जब पूरी तरह से हीट हम सप्लाई कर रहे हैं पर उसकी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर जो आइस क्यूब्स का था 0 डिग्री पर, वो 0 डिग्री ही लिक्विड फॉर्म होते होते भी दिखा रहा है, यानी कि 0 डिग्री पर आइस क्यूब्स इज इक्वल टू 0 डिग्री पर जो वाटर में कन्वर्ट हुआ, मेल्ट हुआ, वो 0 डिग्री ही है, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, ये लेटेंट हीट के कारण हुआ, ठीक है। ग्राफ हमें शो करेगा क्या कि हम कुछ सेकेंड तक हमने हीट किया, कुछ सेकेंड कहिए, कुछ मिनट कहिए, एक या दो आइस, जितना आइस हो उसके हिसाब से टाइम लग सकता है। तो हीट करने के बाद हमने क्या देखा कि जब तक कि पूरे आइस क्यूब्स गल न जाए तब तक हमें टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री ही दिखा रहा है, ठीक है। अब आइस क्यूब्स गल गए, यानी पूरी तरह से मेल्ट हो गए। मेल्ट होने के बाद अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे वो उसका हमने हीट सप्लाई हमने बंद नहीं रखा, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करना शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है। जब बढ़ने लगा है टेम्परेचर तो कितना डिग्री तक बढ़ा है, देखिए एक अवस्था आती है, यानी इसको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहा जाता है, कि वहाँ पर आने के बाद वो क्या हुआ कि 100 डिग्री पे आने के बाद वो टेम्परेचर स्टैटिक हो गया। स्टैटिक हो गया मीन्स अभी तक पूरी तरह से स्टैटिक ही दिखा रहा है, यानी 100 डिग्री पर जब तक बढ़ रहा था, 100 डिग्री आने के बाद फिर से वो टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है। कब तक शो नहीं करेगा, जब तक कि पूरे पानी जो है, जो पूरे वाटर जो है वो वेपर में बदल ना जाए, बदलते रहे, ठीक है। उसके बाद जब वो वेपर में बदलना शुरू हुआ तो टेम्परेचर फिर से हमारा फिर से बढ़ना शुरू हुआ, पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब हम वाइस वर्सा में ले आएंगे, यानी कि फिर से वेपर को कंडेंस करके हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में ले आया, फिर उसको ठंडा करके हमने सॉलिड फॉर्म में ले आए। यही ग्राफ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए बहुत इजी है, समथिंग कुछ इस तरह से ग्राफ है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हमें क्या कि हम यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को सेकंड में लेते हैं, ये टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम। यहाँ से सॉलिड को हमने हीट करना शुरू किया तो बी तक आने के बाद, एक स्टेट पे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, यानी कि टेम्परेचर स्टैटिक हो गया। फिर सेकेंड फेज में ये मेल्टिंग होने के बाद जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट हुआ तब तक स्टैटिक था। अब फिर से टेम्परेचर ये बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है तब तक जब तक कि 100 डिग्री तक ना आ जाए। 100 डिग्री पे आने के बाद क्या हुआ है कि उसके बाद से फिर से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया और उसके बाद फिर से जब सारे वेपर में कन्वर्ट हो गए तो तब तक फिर से ये टेम्परेचर राइज होने लगा। यही है ग्राफ, बहुत ईजी होता है और बहुत ईजिली से समझ में भी आता है। तो हम लोग क्या समझेंगे, ग्राफ से हमें यही समझ में आया ना कि अवस्था किस तरह से परिवर्तित हो रही है, यानी कि उस ग्राफ में हमें पूरा मिल गया कि हमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से वेपर, ठीक है। तो ये हमें तीनों फेज हमें मिल गया, ये इसी को ही फेज डिफरेंसेस बोलते हैं, फेज चेंजेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चेंज ऑफ स्टेट का ग्राफ है, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट, किसको कहा जाता है, तो लेटेंट हीट देखते हैं। तो लेटेंट हीट हम लोग कह सकते हैं यानी गुप्त उष्मा, यानी कि हिडन हीट, यानी हिडन उष्मा जिसको कहा जा सकता है, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि जैसे कि आप समझिए कि व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड और अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, ठीक है, तो इट इज एब्जॉर्ब सम हीट। जब कोई एक सॉलिड है वो लिक्विड में फॉर्म में आता है और लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में आता है तो क्या है, कुछ कुछ तो उष्मा उसमें एब्जॉर्ब कर रही है ना। तो ये उष्मा हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है, तो ये जो उष्मा जो हमें दिखाई नहीं दे रही वो छुपी हुई उष्मा है, छुपी हुई हीट है, जो हम कैसे हमें पता चलता है, बट दिस हीट डज नॉट शो अप एज एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एक इंक्रीज टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं होता है। दिस हीट यूज टू चेंज द स्टेट और इज हिडन और लेटेंट, यानी कि लाइन हीट जो होता है
इसीलिए इसको लेटेंट हीट के नाम से जाना गया, यानी गुप्त उष्मा के नाम से जाना गया। ये क्या करता है, ये हीट क्या करता है, मान लीजिए कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोगों की आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स को हीट हम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो कि धीरे धीरे मेल्ट तो कर रहा है, पर टेम्परेचर हमें शो नहीं कर रहा है, हम तो हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जो टेम्परेचर, तो जो उष्मा हम दे रहे हैं आइस को, तो वो जो हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आइस क्यूब्स को मेल्ट करने के लिए, यानी कि उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत दिए जा रहे हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला रहा है। तो उसकी अवस्था यानी अवस्था में जो परिवर्तन लाता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इंटरनल बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए वो क्या कर रहा है, वो कोई हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी इंटरनल बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है, यानी कि जितने भी हम पढ़ते हैं ना कि मैटर जो है होता है सॉलिड फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनका जो वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं मैटर सॉलिड में, और लिक्विड में और भी ज़्यादा थोड़े दूर दूर में होते हैं, और गैसियस में बहुत ज़्यादा दूर दूर में होता है। तो जो गैसियस फॉर्म होता है उसको क्या करते हैं, उसको ज़्यादा नहीं, मतलब उसके हिसाब से जितना होना चाहिए हीट को, जितना हीट वो रिक्वायर की जा रही है, दी जा रही है, वो क्या कर रहा है, उसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी उष्मा दी जा रही है वही लेटेंट हीट है। वो उसके बॉन्डिंग को तोड़ रहा है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी को ही लेटेंट हीट के नाम से जाना गया है। यानी कि हम लेटेंट हीट को ऐसे भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट वह उष्मा है, यानी कि लेटेंट हीट गुप्त उष्मा वह उष्मा है जो केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है, यानी उसकी जो उष्मा दी जा रही है वो उसके इंटरनल बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करता है, यानी उसके तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसी को ही वास्तव में गुप्त उष्मा कहा गया है। गुप्त उष्मा का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रभाव ताप परिवर्तन में दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका हमें क्या है कि हम अपने इसका डेली लाइफ में भी हमारे पास बहुत सारे हमारे पास गुप्त उष्मा की बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कहिएगा कि हाँ, कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ गुप्त उष्मा, आप कहाँ फील किए, कैसे फील किए, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए, इसको हम लोग साइंस की भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट अवस्था परिवर्तन को द ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को बदलने के लिए, जो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसी को ही लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस कहा जाता है, यानी उस वस्तु की, उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कही जाती है। ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट हम कह सकते हैं क्या, ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट हम जूल किलोग्राम है, और सीजीएस में हम जानते ही हैं कि कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। तो ये उसकी यूनिट है जो हम जानते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ, इसकी एसआई यूनिट है आपका जे पर केजी, और सीजीएस में हम इसको लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम कि गलन की गुप्त उष्मा किसको कहा जाता है, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग किसको कहा जाता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं क्या कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, उसी को ही लेटेंट हीट ऑफ उस सॉलिड टू लिक्विड बदलने के लिए, यानी उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है उस वस्तु की हम लोग कह सकते हैं कि वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास बोलिएगा जरूर, ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहा जा सकता है। यानी कि इकाई मात्रा वाले किसी ठोस पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, उसके गलनांक पर, यानी मेल्टिंग पॉइंट किसको कहा जाएगा कि जिस टेम्परेचर पर जाकर कोई ठोस लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू करता है, उसको उस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बिना तापक्रम उसके टेम्परेचर में बिना चेंजेस लाए हुए इसे दरों में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, उस ठोस पदार्थ की पिघलने की गुप्त उष्मा कहा जाता है। जबकि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्थिर हो। जैसे कि हम मान लीजिए कि बर्फ की जो है, यानी आइस क्यूब्स की गुप्त उष्मा कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री टेम्परेचर पर 1 ग्राम जल में बदलने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत होगी, 80 कैलोरी
80 कैलोरी पर ग्राम उष्मा की जरूरत पड़ती है। जबकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो कितना होना चाहिए, वो हमेशा जितना हमारा होता है यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा भी कह सकते हैं कि इकाई मात्रा वाले किसी द्रव पदार्थ को उसकी क्वथनांक, क्वथनांक मीन्स क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं हम लोग 100 डिग्री है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर जाकर कोई लिक्विड उबलना शुरू करता है, ये तो वाटर का बताया। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे भी हैं मैटर की, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता भी है। तो जिस टेम्परेचर पर जाकर कोई एक लिक्विड है वो उबलना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को ही हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। तो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर बिना तापक्रम में चेंजेस लाते हुए, यानी उसके तापक्रम में कोई चेंजेस ना हो, उसको पूर्ण रूप से वाष्प में बदलने की जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है उसे उस द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहीं पर एग्जांपल हम लोग लेते हैं वाटर का। तो यहाँ पर वाटर को आइस क्यूब से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन वाटर को यदि वेपर में बदलने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, 540 कैलोरी पर ग्राम, इतनी उष्मा की जरूरत पड़ती है। यानी इस कथन का मतलब ये है, यदि आपके एग्जाम में आए कि जल की वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं, इस कथन का मतलब यही है कि सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर जितना वायुमंडलीय दबाव है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर 1 ग्राम जल को, हमेशा 1 ग्राम पर ग्राम है ना, तो 1 ग्राम जल को 1 ग्राम भाप में बदलने के लिए कितनी उष्मा की जरूरत होगी, 540 कैलोरी पर ग्राम उष्मा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इतना टॉपिक हमने इसमें कवर किया। और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए और कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक इसको अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो हमें देखते रहिए, और भी हम बहुत जल्दी बहुत कुछ लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।